Hello children, Chovesar is here. This is my 10th video in class 10 History Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. Now I am going to tell you the conservative force were able to suppress liberal movement in 1848. 1848 में कंजर्वेटिव माने रूढ़िवादी जो ताकतें थी, फोर्स थी, वो लोग लिबरल मूवमेंट को 1848 में दबा दिया था. दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, जिससे कि प्राचीन व्यवस्था को बहाल नहीं किया जा सका. दिस इज पेज नंबर 18. सेकेंड पैरा, monarch were beginning to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by gaining concession to the liberal nationalist revolutionary. बाद में मोनार्स राजाओं ने ये सोचा कि इनके मूवमेंट को तभी हम कम कर सकते हैं लेसेंट जब इनको कुछ कंसेशन दिया जाए. Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchies of General and Eastern Europe, Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1850. इस तरीके से सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप के अंदर शुरू हो गया परिवर्तन किया जाना, और वेस्टर्न यूरोप इन 1815 में. दस सर्वडम यानी भूमि दासत्व कहते हैं, यानी भूमि में दास के रूप में काम करने वाले पीजेंट्स, एंड बॉन्डेड लेबर यानी जो बेगार लेबर, were abolished both in the Habsburg domination and Russia. तो हैब्सबर्ग डोमिनेशन और रसिया में सर्वडम जो दास रूप में काम कर रहे थे खेतों के अंदर, और जो पीजेंट्स थे बॉन्डेड लेबर बेगारी काम करने वाले लेबर की स्थिति को बंद कर दिया गया. द हैब्सबर्ग रूलर्स एक तरह से ग्रांटेड मोर एटोनॉमी टू द हैब्स तो हंगरियंस इन 1867 में हंगरियन लोगों को बहुत अधिक एटोनॉमी दी गई, स्वायत्तता दी गई. अब नाउ आई मूव ऑन पेज नंबर 19 एंड टॉपिक नंबर 4, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली. अब हियर टॉपिक 4.1, जर्मनी. कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन? क्या आर्मी एक राष्ट्र का निर्माण कर सकती है? तो आफ्टर 1848 nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. Means यानी नेशनलिज्म जो यूरोप में चल रहा था वो एसोसिएशन विथ डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन से नेशनलिस्ट की भावना अलग कर दी गई. नेशनलिस्ट सेंटिमेंट वर ऑफन मोबिलाइज्ड मीन्स प्रयोग किया गया बाई इन कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप. तो यूरोप के अंदर इसका प्रयोग सेंटिमेंट, नेशनल सेंटिमेंट का उपयोग रूढ़िवादी कंजर्वेटिव ने करना शुरू किया, जिससे कि प्रमोटिंग पावर, राज्य का पावर बढ़ा सकें और पॉलिटिकल डोमिनेशन अचीव कर सकें. दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट. इसे हम जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन में देख सकते हैं. एज यू हैव सीन, नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड एमंग मिडिल क्लास जर्मन. मिडिल क्लास जर्मन बहुत वाइड स्प्रेड पर नेशनल फीलिंग थी, नेशनलिस्ट की भावना. हु इन 1848 ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन
कॉन्फेडरेशन माने संघ, into a nation state governed by all educated parliament, elected parliament। तो जैसा कि जर्मन को फेडरेशन इंटू नेशन स्टेट के रूप में एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री के द्वारा शासन हो रहा था संघीय जर्मन के अंदर। द लिबरल द लिबरल जो थे उन लोगों ने पहल की टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर राष्ट्र निर्माण में रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर कॉल्ड जंकर। तो जो लैंड ओनर थे उनको जंकर कहा जाता था प्रसा में। तो इन लोगों का भी समर्थन मिला। इस तरह से कंबाइंड फोर्स ऑफ द मोनार्की का, राजतंत्र का और ये मिलिट्री का सहयोग के द्वारा फॉर्म इस तरीके से इन प्रसा में फ्रॉम देन ऑन प्रसा टुक एंड द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर यूनिफिकेशन और एक तरह से सारे बिखरे हुए राज्यों को यूनाइट करने, यूनिफिकेशन करने के लिए प्रसा ने नेतृत्व अपने ऊपर लिया। और इट्स चीफ मिनिस्टर, इसके प्रमुख मंत्री ओटो वान बिस्मार्क was the architect of this process carried out with the help of the Prussian army and bureaucracy। इस तरीके से ऑटोमन बिस्मार्क ने इस प्रोसेस को, यूनिफिकेशन के प्रोसेस को आर्मी के द्वारा और ये आर्मी और पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के द्वारा इसे अंजाम पर पहुंचाने के लिए अपना नेतृत्व संभाला ओटो वान बिस्मार्क ने। 3 wars ओवर 7 years, 7 साल में 3 युद्ध लड़ने पड़े ओटोमान को। और ये किसके साथ? विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के द्वारा। बाद में पर्शियन विक्ट्री हुई और कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी का इस प्रकार यूनिफिकेशन हुआ ऑटोमन बिस्मार्क के द्वारा, जिन्होंने पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही के सहयोग से ऑस्ट्रिया को, फिर आपके ये डेनमार्क को, फ्रांस को पराजित किया और इस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। और इन जनवरी 1871 को पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट को वाज प्रोक्लेम्ड जनरल, तो जर्मन एम्परर। और इस तरह किंग विलियम फर्स्ट को यूनाइटेड जर्मन का एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग 18 जनवरी को, जब कड़ाके की ठंड चल रही थी, 1871, an assembly comprising the princes of the German state, representative of the army, important Persian ministers including the chief minister Otto von Bismarck, ये सारे लोग 18 जनवरी 1871 को जर्मन के प्रिंसली स्टेट के लोग, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव और पर्शियन मिनिस्टर की मीटिंग हुई। और ओटो मान बिस्मार्क गैदर्ड इन दी वो अनहीटेड हॉल मिरर, तो हॉल ऑफ मिरर, प्लेस ऑफ वर्साई, टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्परर हेडेड बाय कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रसा। प्रसा के कैसर विलियम फर्स्ट को इस मीटिंग के अंदर उनको जर्मन अम्पायर का हेड नियुक्त किया गया, यानी एम्परर बनाया गया। द नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस प्रसा स्टेट पावर, और स्टेट पावर को, प्रसा के स्टेट पावर की काफ़ी हद तक बढ़ाया। द न्यू स्टेट प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑफ मॉडर्नाइज किया जाने लगा। करेंसी में मॉडर्नाइजेशन हुआ, बैंकिंग में, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम में जर्मनी के अंदर ये
मॉडिफिकेशन हुआ और पर्शियन मेजर को लाइक किया गया यूरोप के अन्य देशों के अंदर। इस तरह से इटली का जहाँ तक यूनिफिकेशन है तो like Germany, Italy too had long history of the political fragmentation, माने बिखरे हुए रूप में इटली भी था। इटालियन were scattered over several dynamic state as well as the multinational Habsburg empire। तो बहुत से छोटे छोटे राज्य भी थे और हम हैब्सबर्ग अंपायर का मल्टीनेशनल अंपायर भी इटली के अंदर था। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th century, Italy was divided into 7 states और ड्यूरिंग मिडिल ऑफ द 19th century में इटली वो 7 स्टेट में बटा हुआ था, जबकि केवल एक स्टेट के अंदर जो सार्डिनिया पिडमांट था उस पर ही केवल इटली राजघराने का शासन था। That's all. Thank you very much. I will see you in next